हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। आज का टॉपिक क्या है? अच्छा, हमने जो उस दिन कल पढ़ाया था आपको, ये पढ़ाया था आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी। यही तो था, एक फार्मूला ये था। और एक क्या था? R2 बराबर R1 प्लस एल्फा R1। नहीं, R1 तो कॉमन था, बल्कि ये वाली बताओ समीकरण। एक समीकरण ये थी, R2 माइनस R1 की जो वैल्यू थी वो थी एल्फा एल्फा R1 T2 माइनस T1। यही तो थी, ये थी ना। तो यहां से आप एल्फा का मान निकालो, तो एल्फा का मान क्या होगा? एल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R2 माइनस R1 और बटे R1 और T2 माइनस T1। ठीक है। तो इस ये जो आया सूत्र, ये हम कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। इसे क्या कहते हैं? अल्फा को प्रतिरोध ताप गुणांक। आया समझ में? बात आ रही नहीं आ रही? यदि हम ये कहें कि R1 का जो मान है वो 1 ओम है, R1 क्या है? 1 ओम, तथा T2 माइनस जो T1 है वो आ जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तब एल्फा कितना आएगा? तब एल्फा जो आ जाएगा R2 माइनस R1 के आ जाएगा। एल्फा किसके बराबर आ जाएगा? R2 माइनस R1 के। तो यहां से मुझे बताओ, प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा कैसे बताओगे? प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा बोलो। किसी 1 ओम वाले किसी तार का, 1 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार के ताप में वृद्धि कितनी करी है आपने? 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर जो उस तार के प्रतिरोध में क्या होती है, ये वृद्धि होती है, वह वृद्धि किसके बराबर होती है? प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर होती है। यानी एल्फा का मतलब है यहाँ प्रतिरोध वृद्धि। प्रतिरोध में R2 माइनस R1 का मतलब क्या है? प्रतिरोध वृद्धि तो ही है। तो बताइए यहां से, तो यहां पे लिखो आप प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा। ताप गुणांक की परिभाषा। तो किसी चालक तार के जिसका प्रतिरोध 1 ओम है का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तब उस चालक तार के प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वह उस चालक तार का क्या कहलाता है? प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है। तो पहले इतना उतार लो, फिर मैं बोलूंगा फिर लिख दिए। इतना उतार लो, या इसके नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसके यहाँ इसके बाद उतारना ये वाला। ये आप हेडिंग लगाइए, उसके बाद ये फार्मूला उतार लो। ठीक, फिर ये सब उतार लो यहाँ तक, उसके बाद ये उतार लेना इन्वर्टेड कॉमा में। 1 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक तार का ताप, किसी चालक तार के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर
इसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि ही चालक तार का क्या कहलाएगा? प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। ये सूत्र आया समझ में? ये तो आ गया नहीं? जो समीकरण हमने लिखाई थी उसी से निकाला है अल्फा का मान बस। अच्छा, इसका मात्रक बताओ। तो मात्रक क्या होगा? इसका जो मात्रक होता है वो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेल्सियस, ये इसका मात्रक है। अच्छा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड मात्रक क्यों आ रहा है सेल्सियस? क्योंकि इसका मात्रक भी ओम और R1 का मात्रक भी ओम, तो ओम से ओम कट गया तो क्या बचा? 1/T2 - T1 तो ही बचा, जिसका मात्रक क्या होगा? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यानी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1/डिग्री सेल्सियस। प्रति का मतलब ये है 1/डिग्री सेल्सियस। तो ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? नाम में ही है ओमीय। ओमीय का मतलब ओम के नियम का पालन करने वाला। कौन? प्रतिरोध। तो वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, कौन सा प्रतिरोध कहलाता है? ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ओमीय प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करने का मतलब क्या हो गया? पालन करने का मतलब क्या हो गया? B/I का जो मान है वो सदैव क्या रहे? नियतांक रहे। ये तो मतलब है। या आप दूसरी भाषा में समझो कि B/I के बीच जो ग्राफ है, पढ़ाया था हमने, B और I के बीच ग्राफ कैसा हो? एक सीधी रेखा हो। कैसी रेखा हो? एक सीधी रेखा हो। तो ये जो कहलाता है, ऐसा परिपथ कहलाता है ओमीय प्रतिरोध। लिखेंगे वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात B/I का मान सदैव नियत रहता है और B और I के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव एक सरल रेखा होती है, सीधी रेखा होती है। वह प्रतिरोध, जितनी भी धातुएं हैं उन सब के प्रतिरोध कौन से प्रतिरोध कहलाएंगे? ओमीय प्रतिरोध। जितनी भी धातुएं मेटल्स हैं, तो बताओ एक आध मेटल्स का नाम याद है तुम्हें? हाँ, लोहा, और बताओ? चांदी, और सोना। सोना बहुत याद आ रहा है, सोना बहुत महंगा है। और क्या? कॉपर, तांबा। ठीक है, तो वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है। किसके नियम का? जो ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात B तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा, या ब्रैकेट में लिख सकते हो सीधी रेखा। सीधी रेखा होती है, ठीक। तथा B/I
सीधी रेखा होती है तथा b बटे आई का अनुपात नियत रहता है और r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? और r के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध हो गया ये ओमीय प्रतिरोध हो गया। इसमें ग्राफ खींच सकते हो आप, इधर विभवांतर ले लो और इधर धारा। धारा इधर बढ़ रही है, विभवांतर ऊपर बढ़ रहा है, और ये मूल बिंदु है आपका। ऊपर को विभवांतर बढ़ रहा है और धारा इधर को इंक्रीज हो रही है। तो बी और आई के बीच जो ग्राफ होगा वो एक ये रेखा होगी। तो ये होगा आपका रेजिस्टेंस। लिख लो, आसान है ओमीय प्रतिरोध, उतारो जल्दी से। अब नेक्स्ट होगा आपका अनओमीय प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? अनओमीय प्रतिरोध। हाँ, इसका उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण क्या बताया मैंने? उदाहरण, सभी धातुएं जैसे तांबा, चांदी, सोना आदि लिख लो, अब बहुत सारी हैं। क्या चीज? एल्युमिनियम धातु है ना, गैस है, उत्कृष्ट गैस है। सोडियम धातु है। तो बताओ अनोमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब बी और आई के बीच ग्राफ कैसा होगा? एक वक्र रेखा होगी, सरल रेखा नहीं होगी। एक कैसी होगी? वक्र रेखा। ऐसे ही वक्र रेखा देखो, इस तरीके से ऐसी वक्र रेखा होगी। तो ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। कर रहा है? नहीं कर रहा। ये जो वक्र रेखा बनाई गई है हमने टॉर्च के बल्ब की बनाई गई है। टॉर्च के बल्ब की, टॉर्च होती है उसके बल्ब की वक्र मतलब जो होता है प्रतिरोध, वो कैसा होता है? अनओमीय प्रतिरोध होता है। तो क्या परिभाषा है? वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। अच्छा, पालन नहीं करता है तो बी और आई के बीच ग्राफ कैसा होगा? और वक्र रेखा, ठीक है। और बी तथा आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। ठीक है, बी तथा आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण जैसे एक मैं चित्र बनाई दे रहा हूं, ये टार्च का बल्ब के लिए बता रहा हूं। टार्च का बल्ब, टार्च का जो बल्ब है उसका हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे उसकी जो रेखा होगी मतलब कर्व कैसा होगा? धारा इधर होगी आई, और इधर क्या होगा? वोल्टेज, विभवांतर। तो ग्राफ कैसा होगा? ये मूल बिंदु है, ऐसे करके इस तरीके से।
ये ग्राफ होता है ग्राफ, ठीक है। तो ये अनोमीय प्रतिरोध है, इसका कहीं भी प्रतिरोध नियत नहीं है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, बदल रहा है प्रतिरोध हर बार, नियत नहीं है। और जो भी बनाया था उसका प्रतिरोध कैसा था, नियत, हर बार एक जैसा आता, जैसे 20 ओम है तो हर बार 20 ही ओम आएगा। लेकिन यहाँ कभी 20 ओम, कभी 10 ओम, कभी 5 ओम, कभी 3 ओम, कभी 15 ओम, इस तरीके से आएगा इस पे। तो हर बार बदल रहा है ना, तो ये वक्र है, तो इसका प्रतिरोध कैसा होगा, अनोमीय, ओम के नियम का पालन नहीं करता। ऐसे प्रतिरोध कौन कौन से हो सकते हैं, उदाहरण के तौर पे आप लिख लें, डायोड वाल्व, डायोड वाल्व, दूसरा बल्ब, टार्च का बल्ब, वो ऊपर ही लिख दिया हमने, टार्च का बल्ब, और ट्रांजिस्टर, टीएन ट्रांजिस्टर, टीएनपी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, पीएन संधि डायोड लिखना है, पीएन संधि डायोड, संधि डायोड आदि लिख लो, काफी है। डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व भी होता है एक, वो भी लिख सकते हो, इतने ही काफी फिलहाल। अब नेक्स्ट आता है हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध में ये नहीं लग रहा है तुम्हें प्रतिरोध गति कर रहा है, क्यों, इस भाषा में नहीं लग रहा है गत्यात्मक प्रतिरोध गति कर रहा है? तो बिल्कुल इसमें गति करता है, प्रतिरोध का मतलब मान हर जगह बदलता रहता है। तो अनओमीय जो प्रतिरोध होते हैं, अनओमीय प्रतिरोध जो होंगे वही क्या बन जाएंगे, गत्यात्मक प्रतिरोध। तो गत्यात्मक प्रतिरोध कब बनता है, बताओ, ओम का नियम क्या है, बोलो। ओम का नियम है B/I बराबर R, यही तो है। गत्यात्मक प्रतिरोध कब बनेंगे, जब विभवांतर गतिमान हो, मतलब विभवांतर बदले, विभवांतर बदले, और विभवांतर बदल रहा है तो धारा अपने आप बदलेगी, बदलेगी नहीं बदलेगी। तो विभवांतर में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन, और बीच में क्या है, ये अनुपात को हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध। अच्छा, गत्यात्मक, गति कहते हैं डायनामिक, जैसे RD लिख लो, क्या कहते हैं, RD मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस, गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या बताया मैंने अभी, मैंने ये बताया, देखो डेल्टा बी बटे डेल्टा आई। तो डेल्टा बी का मतलब क्या है, विभवांतर में परिवर्तन। तो लिखेंगे यहाँ पे अनओमीय परिपथ के लिए है ये, अनओमीय, अनओमीय, अनओमीय परिपथ में, अनओमीय परिपथ में विभवांतर में परिवर्तन, बी का मतलब विभवांतर, और डेल लग गया तो परिवर्तन, समझ गए, विभवांतर में परिवर्तन, अनोमीय परिपथ में विभवांतर में परिवर्तन, विभवांतर में परिवर्तन, विभवांतर में परिवर्तन मतलब डेल्टा बी, तथा विद्युत धारा में परिवर्तन, विद्युत धारा में परिवर्तन कितना, डेल्टा आई के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं, गत्यात्मक, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात, अच्छा प्रतीक क्या है इसका, प्रतीक जो है वो है RD, RD। तो RD की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, डेल्टा बी बटे
डेल्टा मात्रक इसका भी क्या होगा, ओम। मात्रक नहीं चेंज होगा, उतार दो। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, प्रतिरोधों को जोड़ना, प्रतिरोधों को जोड़ना। अच्छा, प्रतिरोध को दिखाते किस तरीके से? प्रतिरोध को इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से ऐसे करके अगर कोई बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये है प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध को कैसे दिखाते हो? इस तरीके से। तो ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करने का तरीका है कि प्रतिरोध को आप इस तरीके से दिखाते हो। समझ गए बात? कैसे दिखाते हो? इस तरीके से प्रतिरोध का। संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी? हमें अलग अलग मान के प्रतिरोध प्राप्त करने हैं, ठीक है। या आप ये मान के चलो कि हमें अलग अलग धारा प्राप्त करनी है, ज्यादा कभी कम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिरोधों को इस तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा कि कभी प्रतिरोध हमें ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बढ़ जाए, मिले बढ़ जाए, और हमें कम चाहिए तो कम हो जाए। तो इस चीज हम अपनी इच्छा अनुसार जो हम प्रतिरोधों का जितना हम चाह रहे हैं उतना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे। दो प्रकार से होता है प्रतिरोधों का संयोजन। पहला होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा समांतर क्रम संयोजन, क्रम संयोजन। अब बात आती है श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम कैसा होता है? इस तरीके से होता है, जैसे ये है, एक प्रतिरोध है ये इसका पहला सिरा, ये कौन सा सिरा? दूसरा सिरा। अब इस दूसरे सिरे से एक प्रतिरोध और जोड़ दो, जुड़ गया। अब इससे एक और जोड़ दो। इस तरीके से जो जोड़ना है ये कहलाएगा श्रेणी क्रम। जैसे पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा, तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किससे जोड़ दो आप? सेल से। ये सिंबल बना लेना, ठीक है। ये अलग बना लो, नहीं बनाओ तो बना लो। ये प्रतिरोध का सिंबल है। तो आखिरी वाले को और इस आखिरी वाले को हम किससे जोड़ दें? एक सेल से जोड़ दें। किससे जोड़ दें? सेल से। तो सेल में ये छोटा वाला जो होता है ये कौन सा होता है? माइनस होता है। बहुत बढ़िया। और बड़ा वाला ना लिखे तब भी ये छोटा माइनस बड़ा प्लस। इसके बाद हम एक स्विच लगाते हैं यहाँ पे। क्या लगाते हैं? स्विच। और स्विच को हिंदी में कहते हैं कुंजी। एक हमने कुंजी लगा दी, बता मिटाइए, ठीक। तो ये कुंजी लगा दी। तो ये जो है, जैसे हमने पहला प्रतिरोध लिया R1, ये वाला लिया R2, ये वाला कौन सा लिया? R3। तो इस प्रकार का जो संयोजन कहलाएगा वो कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। और अगर हम इन तीनों प्रतिरोध को किन्हीं दो बिंदुओं से जोड़ें, जैसे बीच वाले को ऐसे जोड़ दिया और एक को ऊपर जोड़ दिया, इस तरीके से, मतलब सारे प्रतिरोध दो बिंदु से जोड़ते हैं ऐसे करके। समझ गए? किससे जोड़ दें? सभी प्रतिरोधों को हम दो बिंदुओं से जोड़ दें ऐसे करके। एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक
R3 हो गया। अब इसके जो दो सिरे बने इन्हें हम सेल से जोड़ दें और एक कुंजी लगा दें, तो ये जो क्रम बना ये कौन सा क्रम बना? समांतर। श्रेणी क्रम समझ में आया? ये श्रेणी क्रम है और ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप समझना। बताइए इलेक्ट्रॉन किधर को गति करेंगे? इलेक्ट्रॉन इस तार में से आएंगे धन की ओर, ऐसी तो आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इस तार में इधर की ओर आएंगे तो इसका मतलब धारा इधर को बहेगी। तो ये धारा आई बही इधर को, ये धारा क्या बही? आई। अब जैसे ये ज्वाइंट पर पहुंची तो ये धारा आपके पास अब तीन रास्ते हैं, 1 2 3। तो ये धारा जो है अलग अलग रास्तों में प्रतिरोधों के अनुसार बढ़ जाएगी। जैसे R1 में हम कह दें I1 धारा बही, R2 में I2 और R3 में I3 बही। बही नहीं बही? अब जिधर से I1 आई, इधर से I2 आई, इधर से I3, इस ज्वाइंट पर पहुंची तो दोबारा क्या बन गई? सब मिलके आई। तो इस तरीके से इसमें आई बहती है। अब चूंकि ये जो तीनों प्रतिरोध है दो ही से तो जुड़े हैं, अरे इन दो से तो जुड़े हैं सब, तो इनका विभवांतर समान होगा सबका। इसका विभवांतर भी होगा, इसका विभवांतर भी होगा, इसका विभवांतर भी होगा, लेकिन धारा अलग अलग होगी। तो अगर समांतर क्रम में क्या समान रहता है? विभवांतर। प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है और क्या अलग रहती है? धारा अलग रहती है। ठीक है, प्रतिरोध का जिक्र नहीं करेंगे। समांतर क्रम में विभवांतर एक समान रहता है सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच, लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है। तो जो अलग अलग होगा उसी का आप देखोगे। कौन अलग अलग है? धारा। तो धारा टोटल कितनी थी? आई। तो आई का मान क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसमें ओम का नियम लगा के मान निकाला करेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे। जैसे ओम का नियम क्या होता है? B बराबर IR होता है। क्या होता है? तो I का मान क्या होगा? B बटे, तो इस I का मान हो जाएगा B बटे R। इस I1 का मान क्या होगा? विभवांतर सबका समान है तो B बटे R1, इसका B बटे R2, इसका B बटे R3। B से भी कट जाएगा कॉमन लेके, तो 1 बटे R1 बराबर 1 बटे R, ये आएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम में आया। चलिए समांतर बता दिए, श्रेणी भी देख लो। यहां से धारा आई चली इधर को, अब यहां पहुंची तो आई तो ही है। अब यहाँ कोई रास्ता थोड़ी, ये तो सीधा सीधा रास्ता है। इसमें आई तो इसमें भी तो आई, इसमें भी आई, तो सब में धारा आई बह रही है। यहाँ भी आई बह रही है, यहाँ भी आई, इसमें भी, हर जगह आई बह रही है। लेकिन 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 ये प्रतिरोध क्या है? इसके सिरों के बीच विभवांतर V1 होगा क्योंकि ये अलग ज्वाइंट है, ये अलग है, तो इसके सिरों के बीच प्रतिरोध वो विभवांतर V2 होगा और इसके बीच विभवांतर क्या होगा? V3 होगा। इसमें विभवांतर अलग अलग होंगे और धारा समान। तो श्रेणी क्रम में क्या समान होती है? धारा। क्या अलग होगा? प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर का मान अलग अलग होगा। तो जो जो अलग अलग है उसका टोटल विभवांतर कितना आएगा? तो टोटल आएगा B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। ओम का नियम क्या कहता है? B बराबर IR लिख दो। क्या लिख दो? तो इसका मान B बराबर IR लिखो। B1 का मान देखो, B1 यही तो है, तो B1 I ना, B1 का मान ये है तो IR1, इस आधार पे लिखो। B बराबर क्या होता है? IR। B का मान क्या होता है? IR। तो लिखो, तो B का मान IR, B1 का मान क्या होगा? B1 का मान IR1। देखो B1 ये है, धारा I बह रही है R1, और B2 का मान बताओ? IR2। B3 का मान लिख दो, IR1 IR2 और IR3। I कॉमन लेके कट जाएगा सब, तो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस, ये डेरिवेशन है बस दोनों। आसान है? तो बताइए अब विभिन्न मानों के प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। संयोजन
किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का होता है? नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, क्रम संयोजन। और दूसरा कौन सा होता है? समांतर क्रम संयोजन। संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्या पड़ेगा? श्रेणी क्रम संयोजन। पहले चित्र बना लो, फिर लिखने में आसानी होगी। देखो, फिर देख देख के बताते जाओ आप। ये कौन सा प्रतिरोध है? R1। और अगला वाला कौन सा है? ये R2 हो गया। R2 और इससे अगले R3 ले लो। और इन तीनों किससे जोड़ दोगे? एक सेल से जोड़ दो। नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से धारा I चली, इन सब में I बह रही है, इसमें भी I बह रही है, इसमें भी, सभी में I बह रही है। धारा एक समान I है तो हर जगह क्या बह रही है? I। इस वाले में भी I बह रही है, इस वाले में भी I बह रही है। इस तरीके से सब में I बह रही है। ठीक है, R1 के बीच V1 होगा, इसके V2, इसके V3। धारा एक समान I होगी सब में। तो चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जुड़े हैं, ठीक। इन प्रतिरोधों में धारा एक समान होगी, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगी। लिख लो, इन सभी प्रतिरोधों में, इन सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा तो एक समान इन सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा तो एक समान, लेकिन विभवांतर, लेकिन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, विभवांतर कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अब एक एक करके बताओ। ओम का नियम क्या कहता है? पहले लिखो, ओम का नियम है, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है B/I बराबर R, या B बराबर क्या होता है? B/I बराबर क्या होता है? R होता है। यही तो होता है ओम का नियम। B/I का मान R होता है। हमें क्या चाहिए? हमें B निकालना है। क्या निकालना है? तो B बराबर क्या हो जाएगा? I R। ये हो गई समीकरण नंबर 1।
हो गई। अब एक एक करके बताओ, यहाँ पे देखते जाओ लिखवाते जाओ। R1 के बीच विभवांतर, R1 के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा B1 बराबर, इस सूत्र के हिसाब से लिखो, B की जगह B1, I की जगह क्या है I, और R की जगह क्या है भाई साहब R1। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से R1 के लिए हो गया। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलो R2 के बीच विभवांतर बोलो, बीच विभवांतर। तो R2 कहाँ है? ये है R2। तो R2 के बीच विभवांतर कौन है? B2 बराबर क्या होगा? I R2। इसी तरीके से बताओ R3 के बीच विभवांतर, तो ये हो जाएगा B3 बराबर I R3। आप सब नीचे उतारना, इस पहले ये उतारना, इसके बट्टे में नीचे ये उतारना, उसके बट्टे में ये उतारना, ठीक है? जगह नहीं, इस वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं। तो बताओ कुल विभवांतर कितना होगा? सेल का कुल विभवांतर क्या है? B। कितना है? B। तो कुल विभवांतर, तो टोटल जो विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब सबके मान लगा दो। B का मान क्या है देखो यहाँ से, IR, और B1 का मान IR1, B2 का मान IR2, और B3 का मान IR3। अब I ले लो कॉमन, इधर से I जब कॉमन आएगी तो क्या आएगा यहाँ पे? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या I से I कट गया? R की जो वैल्यू आई वो R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध। उतारो। दूसरा है हमारा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। अभी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है समांतर क्रम में। तो इसमें क्या होगा? पहले 3 प्रतिरोध जोड़ें इस तरीके से। पहला हो गया ये R1, ये प्रतिरोध R2, ये R3। किस में जुड़े हैं ये? अब इन्हें हम एक सेल से यहाँ जोड़ दें, ये कुंजी लगा दें यहाँ पे के, ये माइनस, ये प्लस, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो इससे क्या निकली? धारा आई। ये धारा कहाँ पहुँची? यहाँ पे आई पहुँची। तो यहाँ 3 भागों में बट गई। इसमें I1 वही, इस वाले में I2 वही, इस वाले में I3। अच्छा, ये सभी प्रतिरोध ये 2 बिंदुओं से ही जुड़े हैं, तो विभवांतर सबका समान होगा। इसका भी B होगा, इसका भी B होगा, इसका भी B होगा। तो बताइए क्या है? हमने चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में ठीक है जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसमें क्या समान है? तब इसमें विभवांतर समान है, तब प्रत्येक
प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा, लेकिन बहने वाली धारा अलग अलग होगी। तो बताइए अब यहां से ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है बी बटे आई बराबर क्या होता है? आर। बी बटे आई बराबर क्या होता है? आर। हमें क्या चाहिए? आई। तो आई का मान कितना होगा, कौन बताएगा? तो बी बटे आर बराबर आई हो जाएगा। बी बटे आर बराबर, तो बी बटे आर का जो मान होगा वो क्या होगा? आई होगा, नहीं होगा? बी बटे आर का मान आई हो जाएगा। ठीक है, अगर बी बटे आर आई है तो तब आई बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे आर। आई बराबर बी बटे आर। अब एक एक करके बताओ। जो चीज अलग होती वही निकालते हैं। हमने क्या बताया? जैसे वहां पे क्या अलग था? विभवांतर, तो इसलिए हमने V1 V2 V3 निकाले। यहाँ कौन न लगे? धारा। तो हम क्या निकालेंगे? I1 I2 I3 के मान निकालेंगे। किस रूल से? ओम के नियम से। वहां क्या था? विभवांतर अलग अलग, इसलिए क्या निकाला? विभवांतर V1 V2 V3 के मान निकाले। यहाँ क्या अलग है? धारा, तो धारा के मान निकालो। जो अलग होगा वही निकालो। तो इस रूल से निकालो बी बटे आई बराबर आर, तो आई का मान बी बटे आर। तो बताओ अब R1 में धारा कितनी है? R1 में धारा कौन बताएगा इस सूत्र से? I1 है, देखो R1 में कौन जा रहा है? I1। तो I1 का मान क्या होगा? इसमें रखो, इसमें B, अरे B और R1 की, R की जगह R1, तो B बटे R1। R2 में धारा बताओ। I2 बराबर B बटे R2। R3 में धारा बताओ। I3 बराबर B बटे R3। अब बताओ कुल धारा कितनी होगी? ओ हाँ, कुल धारा। तो कुल धारा जो सेल से चली वो क्या थी? I, जिसका मान था I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, ये सब इधर से जब आ जाएंगी तो वापस से ये I बन जाएगी। I का मान बोलो। B अपॉन R। I1 B बटे R1, I2 B बटे R2, I3 B बटे R3। B कॉमन ले लो, तो B बटे R बराबर, B कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 अपॉन R3। B से भी गया कट, तो 1 अपॉन R की वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। उतार लो।